हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, एक सवाल 498A के संबंध में अक्सर चर्चा में रहता है कि 498A के केसेस महिला कहाँ पे दर्ज करा सकती है। ससुराल में जहाँ पर वो रहती है, जहाँ पे क्रूरता और टॉर्चर करने का आरोप लगाती है, क्या ससुराल के स्थान के क्षेत्राधिकार वाले थाने और अदालत में दर्ज करा सकती है, या मायके के स्थान से जो कोर्ट होती है जुरिस्डिक्शन की वहाँ दर्ज करा सकती है, या किसी तीसरी जगह पर अगर वो रह रही है तो क्या वहाँ पे 498A का केस कर सकती है। इस संबंध में अभी 20 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया गया। आज के इस एपिसोड में इसी के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूँ। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि जुरिस्डिक्शन के संबंध में CRPC की धारा क्या कहती है, उस धारा के अनुसार कोई भी क्रिमिनल केस कहां पर करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी फैसला दिया है उस केस के फैक्ट क्या थे, क्या मामला था, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में क्या कहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े आखिर तक, देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। साथियों, सबसे पहले हम जुरिस्डिक्शन की धारा को समझते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की एक धारा है 177। इस धारा में बताया गया है कि अपराधों का विचारण और जांच कहां पर की जानी चाहिए। 177 कहती है, ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल एवरी ऑफेंस शैल बी ऑर्डिनरली बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय ए कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन इट वाज कमिटेड। यानी प्रत्येक अपराध की जांच मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह अपराध किया गया हो। सामान्य सी बात है कि जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के तहत तो कोई मामला किया जाता है, उस न्यायालय द्वारा उस मामले की सुनवाई की जाती है। तो यह तो धारा कहती है। अब हम देख लेते हैं कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उसमें क्या था। साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा था उसके फैक्ट ये थे कि एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते महिला अपनी ससुराल से अपने रिश्तेदारों के यहाँ कहीं तीसरी जगह पर रहने लगती है। इसी दौरान राजस्थान का मामला था। इसी दौरान वह अपने पति और ससुराल के अन्य लोगों के खिलाफ 498A वगैरह की FIR दर्ज करा दी जाती है। ससुराल वाले बेंगलोर में रहते थे। FIR को दर्ज होने के बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 438 CRPC के तहत बेंगलोर में सेशन जज के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन दी जाती है। जो आरोपी बनाए गए थे उनके द्वारा, हस्बैंड और उसके परिवार के लोग, बेंगलोर की सेशन कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल अलाउ कर देती है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल, जिसमें मुंबई हाई कोर्ट ने एक बेल दी थी। किसी दूसरे स्टेट का मामला था और दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट ने बेल दी थी। तो उसका हवाला देते हुए सेशन कोर्ट बेंगलोर के द्वारा ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल के रूप में बेल दे दी जाती है। जो महिला थी इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करती है। 2 SLP वहां पे फाइल की जाती हैं, 11423 एंड 11426/2023 प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल होती है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके का आर्गुमेंट होता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यही आर्गुमेंट किया जाता है कि चूंकि मामला राजस्थान के किसी थाने में दर्ज हुआ था, इसीलिए इनको अगर बेल अप्लाई करनी है तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करें, या हाई कोर्ट जिस स्टेट में मामला था उस स्टेट के हाई कोर्ट के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करें। इस तरीके से जो सेशन कोर्ट ने बेल दी थी एंटीसिपेटरी बेल, उसको डिसमिस करने की प्रेयर की जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो प्रश्न था जिस पे विचारण करना था कि क्या पूछताछ और सुनवाई के समान स्थान में कोई महिला जहां पर रह रही है और उससे पूछताछ उस स्थान पे की जा रही है, तो क्या उस स्थान के उस सामान्य स्थान में क्या कोई कार्यवाही की जा सकती है। क्या पूछताछ और सुनवाई के सामान्य स्थान में वह स्थान शामिल होगा जहां शिकायतकर्ता पत्नी अपने पति से अलग रहती है। यानी महिला अगर किसी अन्य जगह पर रह रही है, ना वो मायके में है ना ससुराल में है, तो जहाँ पे वो रह रही है, जहाँ पे पुलिस उससे पूछताछ करने गई है, क्या वहाँ पर वो FIR दर्ज करा सकती है या केस कर सकती है।
इस प्रश्न पे सुप्रीम कोर्ट को विचार करना था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 177 सीआरपीसी का जिक्र किया जाता है, जिसको मैंने शुरुआत में पढ़ा, और सुप्रीम कोर्ट के 2 केसला को कहा जाता है। एक केसला स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस देवकरण नैन्सी 1972 का है, पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। दूसरा है सुजाता मुखर्जी बनाम प्रशांत मुखर्जी, ये 1997 का है। इन दोनों केसेस में कहा गया था कि 177 सीआरपीसी जो धारा कहती है कि जिस न्यायालय के अधिकारता के अंदर अपराध होगा उसी न्यायालय को विचारण करने का अधिकार है, तो ये कहा गया था। लेकिन इसी के बाद एक दूसरा केस आ गया 2019 में, रूपाली देवी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। हालांकि मैंने रूपाली देवी में के समय भी मैंने उस पर वीडियो बनाया था, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। रूपाली देवी में प्रिंसिपल बदल गए। रूपाली देवी में कहा गया, जहां तक 498A का मामला है, पत्नी ससुराल से भगा दी जाती है, निकाल दी जाती है, तो वो जब अपने माता पिता के पास रहती है उस दौरान भी वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होती रहती है, और उस दौरान मानसिक रूप से प्रताड़ित होना 498A के तहत क्रूरता मानी जाएगी। तो इस तरीके से साथियों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रूपाली देवी केस के सिद्धांत को मानते हुए यह आदेश दिया जाता है कि महिलाएं जहां पर सामान्य तौर पर रहती हैं ससुराल से निकाले जाने या भगाए जाने के बाद, वहां पर भी मुकदमा कर सकती हैं। फाइनली कहा जाता है कि ऐसी अदालतें जहां पत्नी क्रूरता के कारण वैवाहिक घर छोड़ने के बाद शरण लेती हैं, वहां की अदालतें 498A आईपीसी पर विचार कर सकती हैं। और यह प्रिंसिपल लेट डाउन करते हुए बेंगलोर की सेशन कोर्ट ने जो एंटीसिपेटरी बेल देने का ऑर्डर किया था, उस ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया जाता है, और यह डायरेक्शन दिया जाता है आरोपियों को कि वह 4 हफ्ते के अंदर राजस्थान की जो उस डिस्ट्रिक्ट की 4वां डिस्ट्रिक्ट का मामला था, या तो वहां सेशन कोर्ट के समक्ष हाजिर होकर के बेल कराएं या राजस्थान हाई कोर्ट के समक्ष हाजिर होकर के बेल कराएं, और 4 हफ्ते के लिए प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी एक एंटीसिपेटरी बेल और 498A के जुरिस्डिक्शन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। इस जजमेंट से वो तमाम पीड़ित महिलाएं जिनके साथ वाकई जेन्युइनली जिनके साथ क्रूअलिटी की जाती है ससुराल में, डाउरी की डिमांड को लेकर हो या किसी और वजह से हो, वाकई जिनको परेशान किया जाता है, उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राहत दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके जरूर काम आएगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहा करें। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। चलते चलते वीडियो को लाइक और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।